आप सबको पता ही होगा कि यूपीएससी प्रीलिम में अब 100 से भी कम दिन बचे हैं। अब आपके पास समय बहुत ही कम है। अगर इतने कम समय में यूपीएससी का एग्ज़ाम आपको क्रैक करना है, इसके लिए सिंपल मेथड है। आपको यूपीएससी का पूरा पैटर्न समझना पड़ेगा, एग्जामिनर की सोच समझनी पड़ेगी, एग्जामिनर चाहता क्या वो समझना पड़ेगा। और ये सब कैसे पता चलेगा? ये सब बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको यूपीएससी के पूरे सिलेबस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से समझना होगा। अब दिन तो बहुत कम बचे हैं, आप इतना जल्दी सब कुछ कवर नहीं कर पाओगे, ना तो पीवाईक्यू देख पाओगे, ना आपके मॉक टेस्ट दे पाओगे। तो ये सब कैसे होगा? तो इस लेक्चर सीरीज में हम यूपीएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसका सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक्स वाइज अध्ययन करेंगे। ये जो अध्ययन होगा ये काफ़ी डिटेल में होगा। इस सीरीज में हम जो यूपीएससी ने आज दिन तक जो क्वेश्चन पूछे हैं उनमें जो करेक्ट आंसर क्या था उस ऑप्शन को देखेंगे। उसके साथ साथ में जो इनकरेक्ट ऑप्शन थे उनका भी डिटेल में अध्ययन करेंगे। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि आखिरकार यूपीएससी जो एग्ज़ाम बनाते हैं, जो पेपर बनाते हैं, वो चाहते क्या हैं, उनका माइंडसेट क्या है, ये हमें पीवाईक्यू देखने से समझ में आ जाएगा। आपको मॉक टेस्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, आपको मेन फोकस करना है पीवाईक्यू पर। हमने काफ़ी डिटेल में ये सब चर्चा करी है, इस पर काफ़ी डिटेल में होने वाला है। एक एक पीवाईक्यू आपको देखने को मिलेगा। ये टॉपिक वाइज होगा, सब्जेक्ट वाइज होगा, काफ़ी डिटेल में आपको देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपल सा क्या करना है, जो पढ़ाते हैं उसको देखते जाना है और आपको इसके नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू की पीडीएफ मिल जाएगी। वहाँ आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वहाँ पर आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ये पीडीएफ होगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी आपको। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए एक बार देख लो तो यूपीएससी ने प्रीवियस में किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे हैं। ये जो आप चार्ट देखोगे ना, इस चार्ट में आपको समझ में आ जाएगा कि यूपीएससी ने किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे हैं। तो आपका है ना मेन फोकस होना चाहिए कोर सब्जेक्ट पे होना चाहिए। आप ठीक है करंट अफेयर पढ़ते हो, पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा साइंस एंड टेक है, एनवायरमेंट, इस पर भी फोकस करते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट आपका मेन फोकस है ना आपकी कोर सब्जेक्ट पे होना चाहिए। कोर सब्जेक्ट कौन सी? इकोनॉमी है, यहाँ पर हर साल क्वेश्चन आते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो आपका टारगेट होना चाहिए इसमें से कम गलत होने चाहिए। फिर पॉलिटी है, इस पर फोकस करो। फिर है हिस्ट्री है, इस पर फोकस करो। ये जो कोर सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी है, इस पर फोकस करो। इस पर ज़्यादा फोकस होगा तो आपका ईजी हो जाएगा। आप हर साल की मेरिट को देखोगे ना तो यूपीएससी मेरिट है ओवरऑल 90 नंबर, मतलब 200 में से 90 नंबर ला रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 90 नंबर लाने हैं आपको, मतलब 45 क्वेश्चन सही करने हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपकी कोर सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। अब कोर सब्जेक्ट के लिए आप पीवाईक्यू देखो, समझो और फिर वापस उसका अध्ययन करो। तो चलिए अब लेक्चर को ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री से। एंशिएंट हिस्ट्री के जितने भी पीवाईक्यू है उसको हम टॉपिक वाइज अध्ययन करेंगे। उसके बाद में दूसरी सब्जेक्ट जो भी आएगी उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत, इसमें जो हम पीवाईक्यू देखेंगे वो 2011 से 2023 तक के पीवाईक्यू देखेंगे। 2023 का तो पीवाईक्यू आपको मिल जाएगा, 2022 से 2011 तक के हम डिटेल में अध्ययन कर लेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है वो 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लो, फिर 2 मिनट के लिए पॉज करके आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करना, उसके बाद में हम सॉल्व करेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। इंग्लिश में बता रहा हूँ, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। एक तो पैलेस दे रखे हैं आपको, हिस्टोरिकल पैलेस है, फिर किसके लिए फेमस है वो है। तो कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स हिस्टोरिकल पैलेस वेल नोन फॉर। पहला है बुर्जहोम, बुर्जहोम है वो रॉक कट श्राइन के लिए फेमस है। दूसरा है चंद्र केतुगढ़, ये किसके लिए फेमस है, टेराकोटा आर्ट के लिए। और तीसरा है गणेश्वर, ये कॉपर आर्टिफैक्ट के लिए फेमस है। आपको करेक्ट है वो मैच करना है। आपके पास में ऑप्शन है ओनली 1, बी है 1 and 2, सी है ओनली 3 और डी है 2 and 3। आपको इसमें से बताना है। हिंदी मीडियम निम्नलिखित जो जोड़ियाँ हैं ना उसमें से आपको विचार करना है और सही उत्तर को चयन करना है। पहला है बुर्जहोम, बुर्जहोम में चट्टान को काटकर मंदिर बनाया गया था। दूसरा ऑप्शन है चंद्रगढ़ केतुगढ़, ये टेराकोटा कला है, ये टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है। और तीसरा जो ऑप्शन है वो है गणेश्वर, ये तांबे की कलाकृतियों के लिए फेमस है। आपके पास में 4 ऑप्शन है, केवल 1, 1, 2, केवल 3 और 2, 3। इसमें से आपको सही का चयन करना है। 1 मिनट के लिए पॉज करो और सही आंसर को टिक करो, नहीं आता बाद में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आपने कुछ भी आंसर क्लिक कर लिया होगा। तो चलिए हम देखते हैं पहला है इसमें क्या होगा। तो हम एक बार इस जो भी ऑप्शन दे रखे हैं इन तीनों के बारे में देख लेते हैं। बुर्जहोम, बुर्जहोम किसके लिए फेमस है? क्या बुर्जहोम रॉक कट श्राइन यानी कि पत्थर काट के जो मंदिर बनाई थी उसके लिए फेमस है? तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा क्योंकि बुर्जहोम है ना उसके लिए फेमस है नहीं। बुर्जहोम एक वेल डेवलप बोन इंडस्ट्री थी, यहाँ पर जो हड्डियों की इंडस्ट्री थी उसका काफ़ी अच्छा विकास था।
ठीक है, बोन इंडस्ट्री के यहाँ पे टूल दिखाई देते थे। तो एक बोन टूल इंडस्ट्री थी। बुरजोम में गड्ढे हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, ये भी मिले हैं। तो रॉकेट श्राइन के यहाँ पर कोई एविडेंस नहीं मिले हैं। तो पहला ऑप्शन जो आपका है ना वो तो गलत हो जाता है। अब आपको एक एलिमिनेशन टेक्निक भी आनी चाहिए। एलिमिनेशन टेक्निक क्या होती है, उसमें अगर पहला ऑप्शन गलत हो गया तो यहाँ से पहला चला गया क्योंकि यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है, और दूसरा चला गया क्योंकि यहाँ पर भी एक दे रखा है, तो ये तो दोनों है नहीं, और तीसरा है वो दोनों में कॉमन है, सी और डी में तीसरा कॉमन है। तो यहाँ तो अब आपको देखना है कि दो दूसरा सही है वो गलत है, सही है या नहीं है। अगर दूसरा आपको सही मिल जाता है तो आप एग्जैक्ट कर लो, नहीं का तो आपके पास 50-50% चांस रहता है। तो पहला गलत हो गया तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, अब सी और डी में से देखना है। तो अब दूसरे ऑप्शन पे और जाओ, चंद्रकेतुगढ़। चंद्रकेतुगढ़ किसके लिए फेमस है? चंद्रकेतुगढ़ है ना वो टेराकोटा कला के लिए फेमस है। ठीक है, चंद्रकेतुगढ़ में ये कहाँ पर है? ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में है। यहाँ ये गंगा नदी है ना, मतलब यहाँ से बहती हुई गंगा नदी का डेल्टा है, वहाँ पर ये सिटी है। ठीक है, ये टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक रिवर है जिसका नाम है विद्याधरी रिवर। ये रिवर है ना गंगा से इसको जोड़ने का काम करती है, और इसी रिवर के कारण है ना ये काफ़ी इंडस्ट्रियल सिटी, काफ़ी फेमस सिटी है। बिकॉज ये रिवर है ना यहाँ पर इसका ट्रेड वगैरह हो जाता है, तो इसके लिए ट्रेड सेंटर के रूप में बनकर उभरा था। तो हमारा दूसरा तो सही है। अब इससे हम तो आंसर तक तो पहुंच ही गए क्योंकि हमें पता चल गया दूसरा सही है, तो तीसरा तो दोनों में कॉमन है, तो हमारा होगा डी ऑप्शन हो जाएगा। बट एक बार तीसरे को भी देख लेते हैं। हमें ऑप्शन तो पता चल गया, एक सही से हमें पता चल गया कि हमारा आंसर क्या होगा। तो यही आपको टेक्निक अपनानी पड़ेगी मेन एग्जाम में भी, तभी आपको पता चले। यही एलिमिनेशन टेक्निक होती है, इसी से हमें आंसर मिलते हैं। अब तीसरे ऑप्शन को देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है? गणेश्वर। तो गणेश्वर है वो तांबे की कलाकृतियों के लिए फेमस है। तो हाँ, गणेश्वर है वो कॉपर के लिए फेमस है। गणेश्वर पहले तो कहाँ है? गणेश्वर है वो राजस्थान में लोकेटेड है। ठीक है, यहाँ पर कॉपर की सैकड़ों कलाकृतियाँ प्राप्त हुई है। कॉपर की जो मूर्तियाँ वगैरह वो सैकड़ों यहाँ से मिली है। ठीक है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर कॉपर की वेल डेवलप्ड इंडस्ट्री थी। तो हमारा जो तीसरा है वो सही है। तो आंसर क्या होगा हमारा? दूसरा तीसरा दोनों सही है, आंसर हो जाएगा डी। तो पहले आंसर का, पहले जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा डी। ये समझ में आ गया? आपको एलिमिनेशन टेक्निक अपनानी पड़ेगी। ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था, समझ में आ गया? चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। पहले देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है क्या। इंग्लिश में देख लो पहले। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एशियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। इंडिया की हिस्ट्री को देखते हुए आपको जो नीचे पेयर्स दे रखे उसको कंसीडर करना है, फिर ट्रम्प के बारे में बताना है, और आपको करेक्ट जो है ना वो क्लिक करना है। यह इनकरेक्ट है और करेक्ट है, इसका हमेशा ध्यान रखना। मतलब पूछा गया है, कभी कहीं क्या इनकरेक्ट पूछा गया होता है, हमारा जो हमें पता होता है बट हम गलत कर बैठे। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है ये पूछा गया इनकरेक्ट पूछा गया है या करेक्ट पूछा गया है। तो यहाँ पर हमें क्लिक करना है, उसके बारे में बताना है। तो पहला हमारा ऑप्शन है वो है एरीपट्टी के बारे में। एरीपट्टी लैंड रेवेन्यू विच वॉज सेट अपार्ट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द विलेज टैंक। दूसरा ऑप्शन है टेन्योर्स के बारे में। इसमें विलेज डोनेट टू सिंगल ब्राह्मिन्स और अ ग्रुप ऑफ ब्राह्मिन्स। तीसरा घटिकाज के बारे में। घटिकाज कॉलेज जनरली अटैच्ड टू द टेम्पल्स। इसमें से करेक्ट कौन सा आपको बताना है? 1 and 2, 3, 2 and 3 और 1 and 3, इनमें से आपको करेक्ट है वो भी बताना है। हिंदी मीडियम देख लो। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित जो युग्म दे रखे हैं उन पर आपको विचार करना है। आपका ऑप्शन पहला है वो है एरीपट्टी के बारे में। तो एरीपट्टी है वो भू राजस्व गांवों को दिया जाता था, उसके अलग अलग रख रखाव के लिए, जो तालाब होते थे उनके रख रखाव के लिए ये अलग से भू राजस्व दिया जाता था। पहला ऑप्शन ये कह रहा है। दूसरा तन्यूर्स के बारे में, ये एकल ब्राह्मण या ब्राह्मणों का ग्रुप गांव था जिसे दान दिया जाता था। ऑप्शन 2 ये कह रहा है। और तीसरा क्या कह रहा है? ये घटिकाएँ। घटिकाएँ में ये आमतौर पर मंदिरों से जुड़े हुए महाविद्यालय थे। तो इसके बारे में सही कौन सा है वो आपको बताना था। 1, 2, 3, 2, 3 या 1, 3 इसमें से बताना है। 1 मिनट के लिए पॉज करो, आंसर सोचने की कोशिश करो, नहीं तो हम बाद में देखेंगे। सोच लिया होगा होप करता हूँ। अब देख लेते हैं इसके बारे में। तो अब इसका आंसर देखते हैं। इसमें ऑप्शन 1 क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन यही कह रहा है कि एरीपट्टी गांवों के टैंकों के रखरखाव के लिए एक अलग से रेवेन्यू दिया जाता था। तो हाँ ये सही है। एरीपट्टी है वो गांवों के टैंकों के रखरखाव के लिए इंडिविजुअल के द्वारा अलग अलग लैंड रेवेन्यू दिया जाता था। ये जो लैंड रेवेन्यू इसका यूज़ किया जाता गांव में जो टैंक होते थे उनका अलग से रख रखाव किया जा सके। तो इसका मतलब है पहला हमारा है वो सही है। एरीपट्टी, इस वर्ड को याद रखना, यूपीएससी इन फ्यूचर में भी क्वेश्चन पूछ सकती है एरीपट्टी क्या है। तो ये एक प्रकार का लैंड रेवेन्यू जिसका यूज तालाबों के लिए किया जाता है। दूसरा है तन्यूस के लिए। ठीक है, तन्यूस के लिए क्या ऑप्शन में क्या कह रहा है? तो तन्यूस है क्या ये ब्राह्मणों को दान दिए, गांवों को दान दिया जाता था, या ऑप्शन यूँ कह रहा है कि एकल ब्राह्मण या ब्राह्मणों के समूह को दिए गए दान है, मतलब जो गांव में दान दिए जाते थे वो कह रहा है। ऑप्शन में ये कह रहा है। तो हम ये देखेंगे तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा? बिकॉज की तन्यूस है ना ये चोल प्रशासन के टाइम में, जब चोल एडमिनिस्ट्रेशन था ना
तो चोल के दौरान बहुत बड़े गांव थे, उनको प्रशासन करने के लिए एक अलग से यूनिट बना जाती थी। जैसे कि अभी एक गांव है बहुत बड़ा है, अब अकेले उस गांव को वैसे संभाल नहीं सकते, तो उसको एक यूनिट बना दिया जाएगा। क्या उसे बोल दिया जाएगा ये बहुत बड़ा गांव है, इसको यूनिट घोषित कर दिया, अब ये अच्छे से प्रशासन करेगा। तो तन्यूस क्या है, चोल प्रशासन के दौरान गांवों पर अच्छे से निगरानी करने के लिए, गांवों को अच्छे से संभालने के लिए, प्रशासन करने के लिए एक बहुत बड़ा यूनिट बना दिया जाता था, ये था तन्यूस। तो ऑप्शन यहाँ पे पूछा गया ब्राह्मणों को दान दिए जाने वाले गांव थे, तो ऑप्शन बी है वो गलत हो जाएगा, मतलब सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब हम एलिमिनेटेड एक बार टेक्निक अपनाते, क्या इसमें आंसर मिल सकता है, क्या ट्रिक से आंसर मिल सकता है क्या? तो ट्रिक से आंसर खोजेंगे ना तो पता क्या चलता है कि हमारा पहला तो सही था, दूसरा है गलत है, तो जहाँ दूसरा दिखे उसे उड़ा दो। तो दूसरा कहाँ है, ए में दूसरा है उसे उड़ा दिया, और सी में दूसरा है ये उड़ गया। तो पहला हमें पता है कि करेक्ट है, हमें देखना है कि तीसरा करेक्ट है या नहीं है। हमारा चांस क्या है, तो हमें आंसर तो मिल गया है कि डी है, क्योंकि डी एक ओनली तीसरे में है, क्योंकि एक तो गलत हो गया, दो गलत है ना। अब हमारा चांस है ज़्यादातर कि हमें आंसर तो मिल गया कि डी है, तो तीसरे को भी देख लेते ताकि हम करेक्ट हो जाते हैं कि तीसरे में भी क्या कह रहा है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि गट्टिकाएँ। गट्टिकाएँ क्या होती है, गट्टिका होती है महाविद्यालयों के पास में जो मंदिर से जुड़े होते हैं ना। गट्टिका एक संस्कृत वर्ड है, ठीक है। इसका क्या होता है कि महाविद्यालय होते हैं उसके पास में अलग से दान दिए जाते हैं। इससे क्या होता है, जो ये पल्लव राज्यों में दान दिया जाता है, उससे मंदिर के पास में संस्कृत जो प्रोग्राम थे, संस्कृत जो विद्यालय थे, उनको बनाया जाता था। तो गट्टिका एक संस्कृत वर्ड है, ये पल्लव राज्य के दौरान बनाए जाते थे। मंदिरों के पास में जो जमीन पड़ी थी उसमें दान देके एक कॉलेज बना दी जाती थी या फिर महाविद्यालय बना दिया जाता था। तो ये गट्टिका है। तो हमें देखो ट्रिक कितनी काम आती है, ये 2016 का क्वेश्चन है, ट्रिक से कैसे सोल्व हो रहा है। देखो हमें पता चल गया कि हमने पहला आंसर तो निकाल लिया था कि पहला है वो ऑप्शन सही है, तो पहला ऑप्शन सही है, इसका मतलब है कि दूसरा मतलब बी और सी तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर पहला नहीं दे रखा है। अब हमारे चांस थे कि या तो ए हो सकता है या डी हो सकता है। अब हमने दूसरा आंसर देखा, दूसरा ऑप्शन में क्या था कि तन्यूस है वो ब्राह्मणों को दिए जाने वाले दान थे, हमें पता है ये गलत गए, तो हमें है ना डी मिल गया, मतलब दूसरा गलत है, तो इससे हमें साबित हो गया कि डी है वो सही है। आपको अगर एक ऑप्शन भी पता चलता ना तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, ये भी ट्रिक चलती है एक बार, तो इससे भी फोकस करना, आप एलिमिनेशन टेक्निक से भी आंसर निकाल सकते हो। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, विथ द रेफरेंस ऑफ द साइंटिफिक प्रोग्रेस ऑफ एंशियंट हिस्ट्री इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। मतलब जो भी दे रखी 2012 का क्वेश्चन है, जो भी नीचे स्टेटमेंट दे रखी उसमें से करेक्ट कौन सी आपको ये पता लगाना है। करेक्ट है उसको ध्यान रखना है, इनकरेक्ट नहीं करेक्ट बोला गया है। अब स्टेटमेंट पहली क्या है, डिफरेंट किंग्स स्पेशलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वे कॉमन बाय यूज फर्स्ट सेंचुरी, मतलब पहली सेंचुरी में ये जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है इसका यूज होता था। दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है, दूसरी स्टेटमेंट ट्रांसप्लांट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी बिगन थर्ड सेंचुरी, मतलब ह्यूमन बॉडी में ट्रांसप्लांट है वो थर्ड सेंचुरी में होना स्टार्ट हो गया था। तीसरी स्टेटमेंट है कॉन्सेप्ट ऑफ साइन ऑफ एंगल वाज नोन एज ए फिफ्थ सेंचुरी, फिफ्थ सेंचुरी में जो साइन का जो एंगल है ना वो पता चल गया था। फिर फोर्थ स्टेटमेंट कह रही है कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिल क्वाल्ट्रियम वाज नोन एज सेवन्थ सेंचुरी। तो ये जो दे रखे उसमें करेक्ट है वो आपको पता करना है। हिंदी मीडियम में आप एक बार देख लो, प्राचीन भारत में जो वैज्ञानिक पद्धति है उसके बारे में बताना है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि पहली शताब्दी में शल्य चिकित्सा के बारे में पता चल गया था कि ये उपकरण उस टाइम आम हो गए थे। दूसरा ऑप्शन कह रहा है मानव शारीरिक जो अंग होते हैं उनका अंग प्रत्यारोपण, मतलब जो ट्रांसप्लांट है वो भी थर्ड सेंचुरी में कॉमन हो गया था। तीसरा कोण की जया के बारे में जो अवधारणा है वो 5वीं शताब्दी में आ चुकी थी। चौथा जो ऑप्शन है वो चक्रीय शत्रुभुज की अवधारणा है वो 7वीं शताब्दी में आ चुकी है। आपको करेक्ट है उसको चेंज करना है, केवल 1 2 3 4 1 2 3 1 4 इसमें से आपको चूज करना है। तो अब एक बार आप पॉज करो, पढ़ो और आंसर देने की कोशिश करो, 1 मिनट बाद में हम इस पर चर्चा करेंगे। होप करता हूँ आपने देख लिए होंगे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एलिमिनेशन टेक्निक को याद रखना, ये 2012 का क्वेश्चन है, उसमें पहली स्टेटमेंट थी ना कि इस प्रकार के जो है ना उसका यूज़ होना स्टार्ट हो गए थे, जो शल्य चिकित्सा वगैरह है उसका यूज़ होना स्टार्ट हो गया था। तो ये क्या ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है, पता करो इसका करेक्ट है। तो आपने टिक कर लिया होगा, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है वो कॉमन हो गए थे। तो सुश्रुत थे ना वो पहले डॉक्यूमेंटेड सर्जन थे। सुश्रुत एक क्या थे, सुश्रुत इस टाइम एक डॉक्यूमेंटेड पहले सर्जन थे। ये क्या करते थे, इन्होंने एस टाइप है, यू टाइप है, प्लास्टिक जो सर्जरी वगैरह उनका यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। तो उस टाइम में प्लास्टिक सर्जरी वगैरह हो रही है ना, तो हमारा जो पहला है ना वो तो करेक्ट हो गया, पहला करेक्ट हो गया। तो हमारे पास अब एलिमिनेशन टेक्निक आ जाएगी। एलिमिनेशन टेक्निक को बाद में देखेंगे। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, क्या अंग ट्रांसप्लांट है मतलब ऑर्गन ट्रांसप्लांट है उस टाइम में कॉमन हो सकते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा क्लेम है कि ऑर्गन तो ट्रांसप्लांट नहीं हो सकते, तो ये तो गलत है कि इसका कोई एविडेंस नहीं मिला, हो सकता होगा बट कोई एविडेंस मिला नहीं है, तो दूसरा गलत हो जाता है। तीसरा क्या कह रहा है, कोण की जया, मतलब जो एंगल की बात करें, एंगल के साइन की, ये 5th सेंचुरी में कॉमन हो गई थी, तो ये क्या सही है,
जी हाँ, आर्यभट्ट ने अपनी बुक में लिखा है, इनकी एक बुक थी सूर्य सिद्धांत, इनमें इन्होंने लिखा है कि इन्होंने साइन एंगल एंड रिसर्च साइन एंड एंगल है ना, मतलब साइन एंगल और रिवर्स साइन एंगल इन दोनों की खोज कर ली थी और इन बारे में पता चल गया था। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ऑप्शन चौथा क्या कह रहा है, ये है कह रहा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में, चक्रीय चतुर्भुज है ना, ये अवधारणा 7वीं शताब्दी में कॉमन हो चुकी थी। तो ये भी हमारा सही हो सकता है, मतलब सही हो गया है, क्योंकि ब्रह्मगुप्त है ना, उन्होंने इसका फॉर्मूला दिया था और उन्होंने कहा था ये 7वीं शताब्दी के आसपास की थी। तो ये भी सिद्ध हो गया। तो 4 ऑप्शन सही हो गए, चौथा ऑप्शन भी सही है। अब एक बार देखने की कोशिश करते हैं आंसर क्या बन रहा है। एलिमिनेशन से आप जाते तो आपको दूसरा तो आपको पता ही चल जाता कि ये चीज़ें तो बहुत बहुत बड़ा क्लेम है, तो पूरा हो नहीं सकता। दूसरा हटा दो, दूसरा किस किस में, दूसरा ऑप्शन ए में है और डी में है, तो ये दोनों चले गए। अब हमारे पास में बचे हैं या तो बी है या सी है, तो 3 और 4 दोनों में कॉमन है। तो आपको देखना है एक पहला है वो सही है कि नहीं है, तो पहला सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। जो हमारा तीसरे का आंसर है वो सी है। आपको समझ में आएगा कैसे एलिमिनेशन टेक्निक काम करती, इस प्रकार से हम आंसर निकाल सकते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन चौथा है। क्या कह रहा है चौथा क्वेश्चन, विथ रेफरेंस ऑफ द गिल्ड, जिसे श्रेणीज कहा जाता है, ऑफ एंशियंट इंडिया दैट वाज प्लेड इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कवर्ड कंट्रीज इकोनॉमी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। मतलब नीचे स्टेटमेंट दे रखी है, वो आपको बताना है कि ट्रू कौन सी है। बात किसके बारे में हो रही है, गिल्ड के बारे में। गिल्ड क्या होगा हम बाद में देखेंगे, आप एक बार स्टेटमेंट देख लो। ये 2012 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना स्टेटमेंट को। पहले इंग्लिश में है, एवरी गिल्ड वाज रजिस्टर्ड विथ द सेंट्रल अथॉरिटीज ऑफ द स्टेट एंड द किंग वाज चीफ एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी ऑन देम। दूसरा स्टेटमेंट है, द वेज रूल वर्क स्टैंडर्ड प्राइस वेर फिक्स्ड बाय द गिल्ड, ये सब फिक्स होता था गिल्ड के द्वारा। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द गिल्ड वाज द जुडिशियल पावर ओवर द ओन मेंबर। इसमें से आपको करेक्ट पेयर है वो पता करना है, 1 and 2, 2 and 3, 1 2 3, इसमें से आपको बताना है। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। प्राचीन भारत के में गिल्ड और श्रेणी के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसके बारे में आपको बताना है। पहला हमारा ऑप्शन है, पहला है प्रत्येक श्रेणी राज्य की केंद्रीय सत्ता की होती थी, उसके अंतर्गत ये पंजीकृत होती थी, उसका एक मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता था। मतलब ये कह रहे हैं कि ये जो संस्था होती है गिल्ड है, ये एक रजिस्टर या इसका किया जाता है, मतलब ये पंजीकृत होती थी। ठीक है, इसका एक मुख्य प्रधान होता था जो इस पूरा हैंडल करने का काम करता था। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, मजदूरी है, काम के नियम है, जो स्टैंडर्ड मानक वगैरह है, कीमतें हैं, ये गिल्ड द्वारा तय की जाए, मतलब ये सारी चीज़ें वो गिल्ड के द्वारा तय की जाती थी। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है गिल्ड के पास अपने सदस्यों पर न्यायिक शक्तियाँ थी, मतलब जो इनके सदस्य होते थे उनके लिए रूल भी बना सकते थे। इन तीनों में से आपको सही आंसर को चूज करना है। 1 मिनट पॉज करो और आंसर बताओ, उसके बाद में हम आंसर देखेंगे। तो होप करता हूँ आपने देख लिए होंगे। अब हम करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है ना, वो बात करता है कि ये जो गिल्ड थे ये केंद्रीय शासक रजिस्ट्रेशन होता था, इनका रजिस्टर करते थे और इनका एक मुख्य प्रशासनिक अधिकारी थे। ये गलत है, बिकॉज ये गिल्ड पहले होते क्या थे, गिल्ड है ना जैसे कि ज्वेलर्स है, बुनकर्स है, आइवरी वगैरह जो कारवर होते हैं, ये इन सब का एक ग्रुप होता था। ये क्या कहते जो आज की तरह ग्रुप नहीं बना होता था, ट्रेडर्स का ग्रुप बना होता है, तो उस टाइम में जो भी ट्रेडर थे उनका एक ग्रुप बनता था, जो ट्रेड करते हैं उनका ग्रुप बनता था, उसे गिल्ड कहा जाता था। ये गिल्ड मतलब कहीं भी आप बाहर व्यापार करने के लिए जा रहे हो तो आपको कोई समस्या आ सकती है, आपको जैसे आपने यहाँ से कुछ पैसे दे दिए, साथ में ले जाओ कोई समस्या आ सकती है, तो वहाँ पर आप पर्ची लेके जाके वहाँ पर्ची देखो, उसके बदले में आपको पैसे मिल जाएंगे। तो ये सब संभालने का काम करते थे। व्यापार कहाँ करोगे, किस प्रकार से व्यापार करोगे, स्टैंडर्ड क्या होगा व्यापार का, वो सब तय करने का काम वो गिल्ड द्वारा किया जाता था। तो ये पेसिलर ज्वेलर्स है, आइवरी कार्वर्स है, इनका एक ग्रुप था। ये लोग साथ में आते थे और एक बॉडी बनाती थी, इन लोग सब साथ में आई, इस प्रकार की बॉडी बनाई जिसे गिल्ड कहा गया। ये ट्रेड से संबंधित सारी जो गतिविधियाँ थी, सारी एक्टिविटी थी जो ट्रेड से संबंधित थी, उसे देखने का काम करते थे। गिल्ड में एक प्रमुख होता था जो कि इन सबकी देखरेख करता था, इनका एक मेन हेड होता था, वो इन सबकी देखरेख करता था। ना तो कि ये बॉडी थी जिसे राजा द्वारा बनाया गया था, ना राजा के पास में इसका रजिस्ट्रेशन जरूरी था। तो पहला हमारा ऑप्शन होता था गलत, बिकॉज कि इसको जरूरत नहीं थी, बाकी प्रमुख तो इसका होता था। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, दूसरा गिल्ड है ना वो मानक स्टैंडर्ड वगैरह तय करते थे, तो मानक स्टैंडर्ड वगैरह तय नहीं करते थे, ये है ना सारे तय करते हैं, मतलब आप क्या व्यापार कैसे होगा सब कुछ तय किया जाता था। तो ये जो पूरा स्टेटमेंट दे रखा है, ये पूरा स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि इसका वर्णन आप रामायण है, तमिल ग्रंथ है, उसमें देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये गिल्ड जी इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था कि ये सब कुछ तय करते थे, व्यापार से संबंधित जो भी गतिविधि थी वो इनके द्वारा तय की जाती। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है, इनका जो प्रमुख है उनके पास में न्यायिक शक्तियाँ होती थी। तो जी हाँ, ये भी सही है, गिल्ड का अगर मेंबर कुछ गलत कर लेता था तो गिल्ड का जो चीफ होता था, प्रमुख होता था, उस मेंबर को सजा देने का काम करता था, तो इनके पास में न्यायिक शक्तियाँ भी थी। तो दूसरा और तीसरा करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है। तो हम देखेंगे हमारा आंसर क्या बनता था और एलिमिनेशन से भी क्या बनता है। पहला इनकरेक्ट हो गया, पहला इनकरेक्ट हो गया, इसका मतलब ए नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर एक दिया हुआ है।
अब या तो हो सकता है आपका बी आंसर हो सकता है या हो सकता है सी। अब तीन दोनों में कॉमन, इसका मतलब तीन तो ऑटोमेटिकली सही है। आपको ये देखना है दूसरा सही है गलत है। हमने अभी देख लिया दूसरा सही है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। पता चला कैसे एलिमिनेशन टेक्निक काम करती है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 5वां क्वेश्चन है। ये पूछा गया था 2021 की परीक्षा में, पूछा गया यूपीएससी सीएससी में, PYQ था 2021 में। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन से संबंधित था। क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन इज वेल नोन फॉर इट्स एलोबरेटेड सिस्टम ऑफ द वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट बाय बिल्डिंग अ सीरीज ऑफ डैम्स चैनलाइजिंग वाटर इनटू कनेक्टेड टू रिजर्वर। इसमें धोलावीरा है, कालीबंगा, राखीगढ़ी और रोपर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हिंदी मीडियम, कौन सा प्राचीन शहर है जो बांधों की एक श्रृंखला का निर्माण करता है, इससे जुड़े हुए पानी को प्रवाहित करने से जल संचय करने में प्रबंधन करने के लिए विशाल प्रणाली बनी हुई थी। मतलब ऐसा कौन सा सिटी था जो कि हर इंडस वैली सिविलाइजेशन की ऐसी कौन सी सिटी थी जिसमें वाटर के लिए बहुत ही मैनेजमेंट सिस्टम था, वाटर अच्छे तरीके से वहाँ पर मैनेज होता था, वहाँ पर रिजर्वर बने हुए थे, वहाँ पर बांध बने हुए थे। तो ऐसी कौन सी सिटी होगी? आपने एंशिएंट हिस्ट्री में ये तो डेफिनेटली पढ़ा होगा। तो हम देख लेते हैं, आप एक बार इसका आंसर सोच लो, उसके बाद में हम देख लेंगे। तो होप करता हूँ आपने आंसर देख लिया होगा पॉज करके। तो अब हम एक बार करेक्ट आंसर देख लेते हैं। देखो अलग अलग सिटी उसके बारे में देख लेते हैं, उनका फीचर देखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। पहला है धोलावीरा के बारे में। इसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज हुई थी 1968 में, 1968 में इसकी खोज हुई थी। खोज किसने की थी इनकी? इनकी खोज की थी आर्कियोलॉजिस्ट जगपति जोशी है, उनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। ये साउथ एशिया का मोस्ट प्रिजर्व टाउन है, मतलब बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज किया गया है। अर्बन सेटलमेंट यहाँ पर था, मतलब एक शहरीकरण यहाँ की सिटी थी। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का 5वां सबसे बड़ा शहर है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितनी सिटी हैं उसमें से 5वां सबसे बड़ा शहर है वो धौलावीरा शहर है। ठीक है, चार इससे पहले कौन कौन से टॉप 4 की बात करें तो पहला मोहनजोदड़ो, दूसरा है गणेरवाली, तीसरा हड़प्पा, चौथा राखीगढ़ी और 5वां है वो धौलावीरा है। ठीक है, 3 ऊपर है, वो कहाँ है? पाकिस्तान में। यहाँ पर वाटर संरक्षण की अनूठी व्यवस्था थी, यहाँ पर वाटर के प्रबंधन की व्यवस्था थी, वाटर अच्छी तरह से मैनेज किया जाता था। यहाँ पर जो नाव वगैरह है उनकी व्यवस्था थी, और यहाँ पर रिजर्वर बने हुए थे बड़े बड़े, ताकि इस वजह से पानी का अच्छे से संरक्षण किया जाए। यहाँ पर नहर कैनाल के भी वो देखे गए हैं, साक्ष्य मिले कि यहाँ पर कैनाल भी बनी हुई थी, बड़े बड़े रिजर्वर के भी साक्ष्य मिले हैं। तो पानी के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी, क्योंकि उस टाइम है ना वो पड़ता था कच्छ के आसपास में, गुजरात में पड़ता था, तो पानी की इतनी शॉर्टेज रहती थी, तो पानी आपको प्रबंधन करना ही पड़ता था। तो वहाँ पर पानी प्रबंधन यानी वाटर प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट की बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। तो ये हमने धौलावीरा के फीचर देख लिए। अब एक कालीबंगा की फीचर देख लो। कालीबंगा कहाँ है? ये राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे पर बसा हुआ एक शहर है। ये है ना फार्मर आल्टर है, जैसे अग्निवेदी वगैरह ना, जो फायर आल्टर है, मतलब जो आग से जलाए जाते हैं, उनके ऊँट की हड्डियाँ है, लकड़ी के हल है, यहाँ पर पाए जाते थे। ये काफ़ी उस टाइम में सूखा एरिया था, तो यहाँ पर ऊँट है, लकड़ी के हल है, फायर वर्ल्ड अग्निवेदी वगैरह यहाँ पर पाए गए थे। तो ये कालीबंगा के कुछ फीचर थे। तीसरा है राखीगढ़ी के बारे में। राखीगढ़ी है ना, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा हड़प्पन साइट है। राखीगढ़ी इंडिया में ही है, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ी हड़प्पन साइट है, मतलब हड़प्पन की सबसे बड़ी सिटी है ये। यहाँ पर टाउन प्लानशिप है, मिट्टी की ईंटें है, ब्रिक्स वगैरह है ना, बर्तन की मतलब जली हुई ईंटें वगैरह ये सब मिली है। मतलब क्या क्या मिला है यहाँ पर एक तो टाउनशिप प्लानिंग वाला टाउनशिप मिला है, साथ ही साथ में जो जली हुई ईंटें मिली है, मिट्टी के बने हुए घर मिले हैं। ठीक है, ये सब यहाँ से मिला है, मिट्टी के बर्तन भी मिले यहाँ पर। तो ये राखीगढ़ी के फीचर थे। रोपड़ की बात करें तो रोपड़ है वो पत्थर और सेल से बनी यहाँ पर इमारतें मिली है, अंडाकार गड्ढे मिले हैं, अंडाकार गड्ढे मिले हैं। इनमें क्या था, ये जो कुत्ते थे ना, मतलब इंसान को कुत्ते के साथ दफनाया गया था, वो यहाँ पर इसके साक्ष्य मिले हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में सिंपल सा पूछा गया था कि वाटर मैनेजमेंट सबसे अच्छा कहाँ पर था, वाटर मैनेजमेंट के बारे में पूछा था। हमने तीनों नीचे देखे ना, कालीबंगा के बारे में देखा, वहाँ पर वाटर मैनेजमेंट नहीं है, राखीगढ़ी में नहीं है, रोपड़ में नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो धौलावीरा होगा। तो ये आपको आंसर मिल गया। यहाँ पर एलिमिनेशन नहीं, डायरेक्ट आपको पता ही होना चाहिए, तभी आपको इसको सॉल्व कर पाओगे। ये 2021 का क्वेश्चन था। आज हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है तो दिक्कत आती है। तो ये 5 क्वेश्चन आप अच्छे से देख लेना। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में PYQ मिलेंगे। आगे से हम कोशिश करेंगे इसका जो भी डिटेल आंसर होगा ना, उसको भी नीचे देख के PDF में डालें। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।